श्रेया को आखिरकार पता चल जाता है कि काव्या अपनी प्रेगनेंसी को लेकर झूठ बोल रही थी। इधर देवेश ने उसके साथ काम करने के लिए एक कंडीशन रख दी है। अब आगे श्रेया वापस सेट पर पहुंच चुकी थी, मगर अभी तक उसके दिमाग में भयंकर उथल पुथल मची हुई थी। एक तरफ देवेश की कही बात उसका पीछा नहीं छूट रही थी, तो दूसरी तरफ काव्या के ऊपर भी उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। सेट पर पहुंचते ही श्रेया ने नवी को मैसेज डाला। मैसेज में लिखा था, नवी तुम आज सेट पर क्यों नहीं आई? प्लीज जल्दी आ जाओ, मुझे तुम्हारे साथ कुछ अर्जेंटली डिस्कस करना है। ये मैसेज टाइप करने के बाद श्रेया आगे बढ़ी ही थी कि तभी रिया उसके ठीक सामने आकर खड़ी हो गई। रिया को देखते ही श्रेया के मुंह का जायका खराब हो गया। वो बिगड़ कर बोली, रिया ये क्या बदतमीजी है? तुम हर बार मेरे रास्ते में आकर खड़ी हो जाती हो। हटो सामने से, मुझे लेट हो रहा है। रिया ने अपनी आंखें मटकाते हुए कहा, अरे डरने की क्या बात है? अब तो तुम्हारे सर पर देवेश जी का हाथ है। अभी देखा मैंने, तुम दोनों कैसे बाहों में बाहें डालकर चले जा रहे थे, लाइक अ परफेक्ट कपल। ये सुनते ही श्रेया एकदम से भड़क उठी और बोली, रिया अपनी जुबान को लगाम दो, ही इज जस्ट अ मेंटोर। आगे से एक शब्द भी मेरे कैरेक्टर के बारे में बोला तो खींच कर रख दूंगी कान के नीचे। पूरे टाइम मुझ पर नजर रखना बंद करो। ये बोलकर श्रेया उसके बगल से होती हुई आगे निकल गई। रिया उसे जाते देखकर मन ही मन बोली, बहुत इतरा रही है ना तू श्रेया, पर तुझे नहीं पता तू कितने बड़े जाल में फंसने जा रही है। तुझे आइडिया भी नहीं है कि वो देवेश कितना शातिर खिलाड़ी है, एक नंबर का वुमनाइजर है। पहले लड़कियों को बड़े बड़े सपने दिखाता है और फिर उन्हें यूज करके छोड़ देता है। पर मुझे क्या, तेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए। श्रेया अपने रूम में आ गई थी। अब उसे एक नया डर सताने लगा था। वो अपने कमरे में घुसी और चेयर पर धम से बैठ गई। फोन को टेबल पर रखने के बाद उसने अपने आप से कहा कि रिया हाथ धोकर पीछे पड़ गई है, मुझसे जल्दी है इसलिए ऐसी अनशंट बातें कर रही है। पहले भी कबीर को लेकर बहुत रूमर्स उड़ाए थे इसने, अब देवेश के पीछे पड़ गई है। ये माँ बेटी कभी मेरा पीछा छोड़ेंगे भी या नहीं? श्रेया अपने ख्यालों में डूबी हुई थी कि तभी टेबल पर रखे हुए उसके फोन पर नोटिफिकेशन टोन बजी। श्रेया ने फोन उठाया तो देखा कि नवी का मैसेज था। नवी ने लिखा था, सॉरी आई कांट कम टुडे। श्रेया झल्लाकर बोली, जब जब इस इडियट की जरूरत होती है ये हमेशा गायब होती है। गॉड हेल्प मी। नवी का मैसेज पढ़ने के बाद श्रेया कुछ देर के लिए अपनी चेयर पर सिर टिकाकर लेट गई। उसे अब बेचैनी होने लगी थी और इसी घबराहट में वो अपने कमरे से बाहर निकल आई और सेट पर ही टहलने लगी। उसके सामने बार बार देवेश का चेहरा आ रहा था। वो तय नहीं कर पा रही थी कि देवेश को आखिर क्या जवाब दिया जाए। ठीक उसी समय कहीं से राहुल आता हुआ दिखाई पड़ा। श्रेया ने राहुल को देखकर मुंह फेर लिया, लेकिन फिर भी राहुल आकर उसके ठीक सामने खड़ा हो गया। श्रेया ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे राहुल को अभी अभी देखा हो। वो रूखे सुर में बोली, राहुल तुम, क्या बात है? और तुम मेरे पास आते ही क्यों हो? जानते हो ना कि तुम्हें मेरे साथ देखकर रिया कैसे भड़क जाती है। तुम प्लीज मुझसे दूरी बनाकर रहा करो यार, इसी में हम दोनों की भलाई है। राहुल ने पोलाइटली जवाब दिया, श्रेया मैं तो बस इसीलिए चला आया था क्योंकि मुझे लगा तुम उदास हो। तुम्हारे चेहरे से परेशानी साफ पता चल रही है। राहुल की प्यार भरी बातें सुनकर श्रेया का लहजा थोड़ा नरम पड़ गया। राहुल ने आगे कहा, मैं ये तो नहीं जानता कि तुम्हारी परेशानी की वजह क्या है, लेकिन मैं इसे कम करने की कोशिश जरूर कर सकता हूँ। अगर तुम फ्री हो तो हम बाहर चलते, थोड़ी देर खुली हवा में टहलोगी तो टेंशन रिलीज होगी। श्रेया ने दो टूक जवाब दिया, राहुल आई डोंट थिंक हमें ये करना चाहिए, सॉरी। श्रेया मुड़कर जाने लगी तो राहुल ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, श्रेया जानता हूँ वक्त के साथ हमारे बीच दूरियां आ गई हैं, पर दोस्ती के रिश्ते ऐसे खत्म तो नहीं हो जाया करते ना। क्या इतना बुरा लगने लगा हूँ मैं तुम्हें? श्रेया ने पहले आसपास नजर डाली, लेकिन इस बार उसे रिया कहीं नजर नहीं आई। शायद यही वजह थी कि राहुल भी उसके पास आने की हिम्मत जुटा पाया था। ठीक है, बस प्रे करना कि रिया ना आ जाए, वरना आज तुम्हारा ब्रेकअप समझो। श्रेया की बात सुनकर वो दोनों मुस्कुराए और चुपचाप लोकेशन से बाहर निकल आए और खुली सड़क पर टहलने लगे। कुछ दूर तक चलने के बाद राहुल बोला, यार धूप बहुत तेज लग रही है, वो देखो वहाँ एक लाउंज है, चलते हैं एक एक ड्रिंक लेते हैं। श्रेया ये सुनते ही चौंक कर राहुल का मुंह देखने लगी। उसने आंखों को धूप से बचाने के लिए उन पर हाथ का साया किया और मुस्कुराते हुए बोली, राहुल
ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम्हें पता है ना कि मैं शराब नहीं पीती। राहुल जल्दी ही बात को संभालते हुए बोला, अरे तो तुम्हें पीने के लिए कौन बोल रहा है? बस मेरे साथ खड़ी रहना, मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर कर दूंगा। मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूँ, थोड़ा रिलैक्स करना चाहता हूँ। श्रेया भी काफी उदास थी, इसलिए उसने ज्यादा सोच विचार न करते हुए राहुल के साथ चलने की हामी भर दी। 10 मिनट बाद ही दोनों लाउंज के अंदर बार काउंटर पर बैठे थे। पीछे एक रोमांटिक सॉन्ग चल रहा था। राहुल ने एक वाइन ऑर्डर की और एक कोल्ड ड्रिंक। फिर दोनों बातें करने लगे। मैंने सुना है तुम देवेश कपूर के साथ कोई सीरियल कर रही हो? श्रेया चौंक कर बोली, तुम्हें किसने कहा? अभी तो कुछ फाइनल ही नहीं हुआ। अरे श्रेया, हमारी इंडस्ट्री में बातें आग से भी ज्यादा स्पीड से फैलती हैं। तुम देवेश के साथ दिखाई दी थी आज सेट पर, तब से सब लोग यही बात कर रहे हैं। श्रेया मन ही मन सोचने लगी, अरे यार, ये तो अजीब प्रेशर आ गया है मेरे ऊपर। मैंने तो अभी कोई डिसीजन भी नहीं लिया और लोग न्यूज भी बनाने लगे। क्या फालतू लोग हैं, अपनी जिंदगियां छोड़कर दूसरों की जिंदगी में ताका झाकी करने में लगे हैं। ये सब सोचते सोचते श्रेया बीच में कोल्ड ड्रिंक की सिप लेती जा रही थी। अचानक ही पूरा बार उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। लाइट्स का रंग बदलकर कभी तो लाल दिखता तो कभी पीला। अब तो बगल में बैठा हुआ राहुल भी उसे धुंधला दिखने लगा था। इतनी देर में राहुल ने श्रेया के कंधे पर हाथ रख दिया। श्रेया के अंदर विरोध करने की ताकत नहीं बची थी। राहुल बोला, तुम बिना बात ड्रिंक के लिए मना कर रही थी श्रेया, अच्छा लग रहा है ना? एक और मंगवा रहा हूँ। आज तो खुलकर जाम का मजा लो, जाम का भी, अरे शाम का भी। इस बात पर श्रेया को जबरदस्त गुस्सा आना चाहिए था, मगर वो जाने क्यों मुस्कुराने लगी। अगले ही पल वो हंसने लगी। राहुल ने वेटर को इशारा करके श्रेया की कोल्ड ड्रिंक में शराब मिलवा दी थी। अब वो दूसरा ड्रिंक ऑर्डर करने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर दरवाजे पर गई। किसी को देखते ही उसका सारा नशा गायब हो गया। वो तुरंत अपना मुंह छुपाते हुए बोला, अरे बाप रे, ये रिया यहाँ क्या कर रही है? बारटेंडर नया ड्रिंक तैयार करने जा रहा था। राहुल ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, ए सुनो, अब मत बनाओ, मजा नहीं आ रहा। ये लो, मेरा कार्ड है, जल्दी से स्वाइप करो। बारटेंडर ने राहुल के हाथ से कार्ड लेकर स्वाइप किया और राहुल श्रेया को उसी हाल में छोड़कर वहां से रफू चक्कर हो गया। श्रेया अपने होश में नहीं थी। वो थोड़ी देर तक तो इधर उधर राहुल को ढूंढती रही और फिर काउंटर पर सिर रखकर लुढ़क गई। कुछ देर बाद जब उसकी नींद खुली तो अपने आप से वो बोली, मुझे कोल्ड ड्रिंक क्यों चढ़ गई और ये राहुल का बच्चा मुझे टल्ली करके जाने कहाँ निकल गया। इसके बाद उसने अपनी कलाई घड़ी की तरफ देखा। रात के 10 बजने को थे। श्रेया किसी तरह अपनी जगह से उठी और धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए बार से बाहर निकल आई। कबीर पिछले 10 मिनट से अपने कमरे के चक्कर लगा रहा था। वो एक बार फिर अपने कमरे से बाहर निकला और नीचे आवाज देखकर उसने पूछा, श्रेया आ गई क्या? नीचे से एक आदमी ने सिर उठाकर कहा, हाँ साहब, मैडम को तो 10 मिनट हो गए आए हुए। उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, अपने कमरे में गई हैं। क्या? कबीर ने फौरन श्रेया के कमरे की तरफ नजर डाली। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। कबीर नीचे खड़े नौकर के ऊपर चिल्लाया, तुमने बताया क्यों नहीं मुझे? मैंने बोल कर रखा था ना कि श्रेया के आते ही फौरन मुझे खबर करना। डफर कहीं के। घर के नौकरों को निकम्मा बताते हुए कबीर सीधा श्रेया के कमरे की तरफ चल पड़ा। दरवाजा पहले ही खुला हुआ था। कबीर ने जब अंदर कदम रखा तो देखा कि श्रेया बिस्तर पर पेट के बल पड़ी हुई है। कबीर को नहीं मालूम था कि श्रेया किस हाल में है। वो बिस्तर की तरफ बढ़ते हुए बोला, कहाँ थी तुम सुबह से? कितनी बार तुम्हें कॉल किया मैंने, लेकिन बार बार मेरा कॉल काट रही थी। जब चोरी पकड़ी जाए तो चुपचाप अपनी गलती मान लेनी चाहिए। ये क्या तरीका हुआ? श्रेया के मुंह से एक हिचकी सुनाई दी। कबीर बिस्तर पर श्रेया के बगल में बैठ गया। वो बोला, मैंने हॉस्पिटल में पता कर लिया है, वो रिपोर्ट झूठी है। काव्या ने गलत रिपोर्ट बनवाई थी। मैं वही बताने के लिए तुम्हें बार बार कॉल कर रहा था। कबीर की बात खत्म हुई और तभी श्रेया एकदम से पलटी। शराब का एक भक्का सीधे कबीर की नाक में घुसा। श्रेया का चेहरा लाल था और आंखें चढ़ी हुई थी और उसके पास से शराब की गंदी स्मेल आ रही थी। कबीर कुछ समझता इससे पहले ही श्रेया बोल पड़ी, क्या कहा तुमने? रिपोर्ट? कैसी रिपोर्ट? कबीर फटी आंखों से श्रेया को देख रहा था। उसका कंधा पकड़कर कबीर ने पूछा, श्रेया
तुमने शराब पी रखी है। शराब? श्रेया बोली और हंस पड़ी। उसने लड़खड़ाती हुई जुबान से कहा, तुम्हें ऐसा लगता है? मैंने तो बस कोल्ड ड्रिंक पी है और तुम्हें लग रहा है कि मैंने वाइन पी रखी है। आए। बोलते बोलते श्रेया अचानक अटक गई, जैसे उसने कुछ गलत बोल दिया। अपनी जीभ को उसने दांतों के बीच में दबा लिया और आंखें फाड़कर सामने देखने लगी। कबीर ने कहा, झूठ बोल रही हो तुमने बिल्कुल शराब पी रखी है। बताओ कहाँ गई थी, किसके साथ गई थी? राहुल। श्रेया के मुंह से केवल इतना ही निकला था कि कबीर तुरंत उसे छोड़कर खड़ा हो गया। उसने गुस्से में तमतमाते हुए कहा, अच्छा, ये वही लड़का है ना जो उस दिन तुम्हारी बहन के साथ सेट पर था? उसके साथ क्यों गई थी? बहुत भरोसा है उस पर? वही छोड़कर गया है क्या तुम्हें घर? और वो तो तुम्हारी बहन का बॉयफ्रेंड है ना, फिर क्यों गई उसके साथ? श्रेया अभी तक तो मायूस बैठी थी, लेकिन कबीर ने जैसे ही अपनी बात खत्म की, वो भी तैश में आ गई। कबीर की तरफ हाथ दिखाकर उसने ऊंची आवाज में कहा, ओहो, जरा देखो तो मुझे सही गलत का उपदेश कौन दे रहा है? एक बीवी होते हुए भी जिसने एक गर्लफ्रेंड पाल रखी है। कबीर ने दांत पीसते हुए कहा, शट अप श्रेया, मेरे हालात अलग थे। तुम ये फालतू की बातें करके बात को पलटने की कोशिश मत करो। कबीर ने अभी इतना ही कहा था कि तब तक श्रेया बिस्तर छोड़कर खड़ी होने लगी। अभी उसने जमीन पर अपना कदम रखा ही था कि तभी उसका बैलेंस बिगड़ा और वो गिरने लगी। कबीर ने झट से हाथ बढ़ाया और श्रेया को हवा में ही लपक लिया। अब श्रेया कबीर की बाहों में झूला झूल रही थी, मगर तभी उसने झटका मारा और कबीर उसको लिए ही बिस्तर पर गिर पड़ा। कबीर अब नीचे था, जबकि श्रेया का पूरा वजन उसके ऊपर पड़ रहा था। श्रेया के मुंह से दारू की बू आ रही थी, मगर उसके परफ्यूम की खुशबू ने कबीर को मदहोश कर दिया। इधर श्रेया भी अपना आपा खो चुकी थी। कबीर का गिरेबान पकड़कर वो बोली, I love you my dear husband। यार कितने हैंडसम हो तुम। पता है, तुम जब मुझ पर गुस्सा करते हो ना, तो मेरे पेट में ना जाने कैसी गुदगुदी होने लगती है। लेकिन तुम प्लीज गुस्सा मत किया करो ना। श्रेया की बात खत्म होते ही दरवाजे पर दस्तक हुई। कबीर का माथा ठनका, क्योंकि घर में किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि जब वो श्रेया के साथ कमरे में हो तो कोई भी गेट नॉक करे। उसने तुरंत श्रेया को अपने ऊपर से हटा दिया और भागकर दरवाजे पर गया। बाहर काव्या खड़ी थी और दरवाजा खुला हुआ था। काव्या ने जैसे ही कबीर को सामने देखा, वो चौंक पड़ी। उसने कहा, कबीर? काव्या को अपने सामने पाकर कबीर के भी तोते उड़ गए। वो हड़बड़ाते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? काव्या कबीर के पीछे कमरे में झांकने की कोशिश कर रही थी। कबीर का सवाल सुनते ही वो बोली, मैं तो तुमसे मिलने के लिए आई थी, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम इस रूम में क्या कर रहे हो? ये तो श्रेया का रूम है ना? और ये अंदर से कैसी आवाज आ रही है? काव्या जाने कब से जवाब की तलाश में खड़ी थी, लेकिन कबीर को तो जैसे लकवा मार गया था। काव्या ने कबीर के मुंह पर चुटकी बजाई और बोली, कबीर क्या हुआ? क्या हो गया है तुम्हें? मैं जाने कब से पूछ रही हूँ, तुम बताते क्यों नहीं? मुझे अंदर भी नहीं आने दे रहे। हटो सामने से। काव्या ने कबीर को हटाने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर कबीर ने हवा में ही उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, काव्या, अभी मुझे डिस्टर्ब मत करो। मैं इस समय एक अर्जेंट मीटिंग में हूँ। तुम नीचे बैठो, मैं थोड़ी देर में आकर तुमसे मिलता हूँ। काव्या ने अपनी कलाई घड़ी की तरफ देखा और फिर घड़ी को कबीर की मुंह की तरफ कर दिया। वो बोली, टाइम देख रहे हो कितने बज रहे हैं? इस समय किसके साथ मीटिंग हो रही है तुम्हारी? मैं कह रही हूँ मुझे अंदर आने दो। काव्या। कबीर ने इस बार सख्ती के साथ काव्या को टोक दिया और बोला, मैंने कहा ना, मुझे परेशान मत करो। यूएस का क्लाइंट है, उसके साथ मीटिंग चल रही है मेरी। वहाँ पर दोपहर का समय है, तुम मेरे कमरे में जाकर वेट करो। मीटिंग खत्म करके आता हूँ। वैसे भी एक बहुत जरूरी बात पर डिस्कशन करना है मुझे तुमसे। कबीर की आंखों में गुस्सा था। काव्या कोई जवाब देती उससे पहले कबीर ने दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर दिया। काव्या की आंखों के सामने एकदम से अंधेरा छा गया। ऐसा लग रहा था जैसे कबीर ने उसकी तकदीर का दरवाजा बंद कर दिया हो। वो गुस्से में बोली, आई नो, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो कबीर। अभी तो मैं जा रही हूँ, पर सच जान कर रहूंगी। काव्या कुछ सोचती हुई अपना उदासी भरा मुंह लेकर वापस घर लौट गई।
इधर श्रेया को अभी तक होश नहीं आया था, बल्कि उसकी हालत और भी ज्यादा बिगड़ने लगी थी। कबीर जल्दी से उसके पास गया और उसके बगल में बैठकर गाल पर थपकियां मारने लगा। वो बीच बीच में बोलता जा रहा था, श्रेया, श्रेया उठो, तुमसे किसने कहा था पीने के लिए जब तुमसे बर्दाश्त नहीं होती। रुको, मैं नीचे रामू को बोल कर आता हूँ, वो कोई ना कोई इंतजाम जरूर करेगा जिससे तुम्हारा नशा उतर जाए। या 1 मिनट, मैं सीधा डॉक्टर को ही कॉल कर लेता हूँ। ये सोचकर कबीर एक बार फिर बिस्तर से उठकर खड़ा हुआ और जेब में पड़ा अपना फोन टटोलने लगा। अपने बाएं पॉकेट से फोन निकालकर वो नंबर डायल करने ही जा रहा था कि तभी श्रेया का हाथ पड़ा और फोन नीचे गिर गया। कबीर श्रेया का मुंह देखने लगा। श्रेया अपनी खुमारी में बोली, ओहो कबीर, तुम वहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? यहाँ आओ ना, आओ मेरे पास, आओ आओ मेरे पास। अभी तुम्हें पता है ना कि मुझे तुम्हारी इतनी जरूरत है। तुम ऐसे करोगे तो मैं बहुत गुस्सा हो जाऊंगी, और अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो फिर देखना कि मैं क्या करती हूँ तुम्हारे। ये कहते हुए श्रेया ने कबीर के दोनों हाथ थाम लिए और उसे अपनी तरफ खींचना चाहा, पर कबीर टस से मस नहीं हुआ। श्रेया के खुले बाल बिस्तर पर फिसल रहे थे और आंखें लाल होती जा रही थी। उसके गाल भी शराब के नशे में लाल हो गए थे और होंठ कांप रहे थे। बिस्तर पर करवटें लेने की वजह से उसके कपड़े अस्त व्यस्त हो गए थे और टॉप के अंदर से उसका पेट नजर आने लगा था। कबीर ने अपने आप पर काबू पाते हुए कहा, श्रेया, तुम्हें इस समय बिल्कुल होश नहीं है। तुम्हें मालूम भी नहीं कि तुम शराब के नशे में क्या क्या बकी जा रही हो। मेरी बात मानो, इस समय तुम जो कुछ भी कर रही हो, कल सुबह तुम्हें इसका बहुत रिग्रेट होगा। मैं नशे में नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम ऐसी हरकतें करती रहोगी तो आई विल लूज माई सेल्फ आउट। कबीर की बात खत्म होते होते श्रेया ने एक बार फिर उसकी तरफ झपट्टा मारा और इस बार तो कबीर ने भी खुद को ढीला छोड़ दिया। अगले ही पल वो श्रेया के ऊपर गिर पड़ा और श्रेया उसे पागलों की तरह कभी गाल और कभी माथे तो कभी नाक पर चूमे जा रही थी। एक पल के लिए दोनों की नजरें टकराई। श्रेया तो जाने किस दुनिया में खोई हुई थी, मगर कबीर का ध्यान उसके भीगे हुए होठों की तरफ था। अगले ही पल उसने अपने होठ श्रेया के दहकते हुए होठ पर रख दिए। श्रेया ने उसे कसकर पकड़ लिया। वो दोनों अब दुनिया जहान को भूल चुके थे, लेकिन तभी श्रेया के बदन में हलचल होने लगी। श्रेया के पेट में उठने वाली अजीबोगरीब आवाज इतनी तेज थी कि कबीर को भी सुनाई दे रही थी। कबीर बाज की फुर्ती से पीछे हटा, मगर तक बहुत देर हो चुकी थी। श्रेया ने एक जबरदस्त हुंकार भरी और अगले ही पल एक तेज बौछार उसके मुंह से फूट पड़ी। श्रेया ने कबीर के ऊपर उल्टी कर दी थी। दिन भर का कचरा ढेर सारे पानी के साथ मिक्स होकर पूरे बिस्तर पर फैल गया था। कबीर बेबसी में बोला, ओ श्रेया, ये क्या किया तुमने? श्रेया को होश कहाँ था, वो तो बेहोश होकर लुढ़क गई थी। कबीर जैसे तैसे उठा और दरवाजा बंद करने के बाद बाथरूम का दरवाजा खोल दिया। वहाँ काव्या को अपने घर पहुंचकर भी चैन नहीं मिल रहा था। वो पिछले आधे घंटे से अपनी फ्रेंड सिमी का नंबर ट्राई कर रही थी, लेकिन नंबर बंद आ रहा था। थक हार कर काव्या ने अपना फोन बिस्तर पर पटक दिया और दोनों हाथों से अपना सिर पकड़कर बैठ गई। गुस्से में उसका दम फूल रहा था। वो अपने आप में बड़बड़ाने लगी, ये कबीर जरूर कुछ छुपा रहा है। वो श्रेया के कमरे में था, वहाँ मीटिंग क्यों करेगा भला? वो उस लड़की की वजह से वो भी मुझसे झूठ बोलने लगा है अब। और वो उसके साथ कर क्या रहा था? कहीं दोनों। काव्या के दिमाग में जैसे ही ये बात आई वो डर गई, लेकिन फिर खुद ही खुद को समझाने लगी, नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर वो दोनों कुछ कर रहे होते तो कबीर को रैशेस होने लगते और वो तो नॉर्मल दिखाई दे रहा था। इस लड़की ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। वैसे एक बात और नहीं समझ आ रही मुझे, कबीर और श्रेया दोनों मेरी प्रेगनेंसी को लेकर कोई बवाल क्यों नहीं कर रहे? काव्या अभी अपने आप से बातें ही कर रही थी कि तभी उसे बिस्तर पर वाइब्रेशन महसूस हुआ। वो पहले तो चौंकी, मगर फिर उसने पीछे नजर डाली तो देखा कि उसका फोन वाइब्रेट कर रहा है। स्क्रीन पर एक जाना पहचाना नाम देखकर काव्या ने कॉल उठाया और कान से लगा लिया।
दूसरी तरफ से आवाज आई, काव्या दीदी जी, हम बोल रहे हैं। पहले से खुन्नस खाकर बैठी काव्या गुस्से में बोली, हाँ काका बोलिए, क्या बात है? इतनी रात को फोन क्यों किया आपने? दूसरी तरफ खड़े शख्स ने जवाब दिया, दीदी जी, हमने देखा आपको, आप तो साहब से मिलने के लिए आई थी, मगर साहब ने आपको दरवाजे से ही उल्टे पांव वापस लौटा दिया। असल में इधर कुछ दिनों से साहब के रंग ढंग बदल गए हैं, मुझे वो ही बताना था आपको। काव्या ये सुनकर और भी भड़क गई। ये बताने में आपने कुछ देर नहीं कर दी काका। मैंने आपको वहाँ छोड़ा ताकि आप उन लोगों पर नजर रख सके, और लग रहा है आपके रिटायरमेंट का टाइम आ गया है। मुझे टाइम पर खबर क्यों नहीं मिल रही है? इस पर काका बोले, अरे दीदी जी, नाराज मत होइए, अपनी जान जोखिम में डालकर आपको यहाँ की खबर देता हूँ मैं। अगर गलती से भी कबीर साहब को पता चला तो वो मुझे रिटायर नहीं, एक्सपायर करेंगे। हाँ, चिंता मत कीजिए, आगे खबर बराबर मिलेगी, बस आगे आप संभाल लीजिएगा, कहीं साहब आपके हाथ से न निकल जाएं। काव्या ने गुस्से में फोन रख दिया और जोर से चीखी, ये 2 कौड़ी का नौकर मुझे क्या दे रहा है? ये सब उस लड़की की वजह से, उसे छोड़ूंगी नहीं मैं। और फिर काव्या का दिमाग और भी साजिशें रचने में लग गया। अब रात के लगभग 10:30 बज रहे थे। कबीर खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठा था। रामू हाथ बांध कर एक तरफ खड़ा था। कबीर ने रोटी का पहला निवाला तोड़ा ही था कि तभी रामू बोला, साहब, मेम साहब नहीं खाएंगी क्या? कबीर के हाथ रुक गए। वो रामू से बोला, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, वो सो गई हैं। मुझे नहीं लगता है कि डिनर करेंगी। रामू ने झट से सवाल किया, साहब वैसे हुआ क्या है मेम साहब को? वो जब आई थोड़ा ठीक नहीं लग रही थी, बाद में उल्टी करने की आवाज भी आ रही थी। फूड पॉइजनिंग। कबीर ने जवाब दिया ही था कि रामू फिर से बोल पड़ा, अच्छा, फिर आपने नींबू का पानी क्यों पिलाया उन्हें? वो तो तब पिलाते हैं ना। कबीर ने रामू पर एक पैनी नजर डाली और उसकी बात काटते हुए बोला, रामू काका, आप कुक हैं, वही रहिए, डॉक्टर मत बनिए। जाइए, माँ ने जो अचार भिजवाया है वो ले आइए। रामू अगले ही पल किचन में था। वो अचार लेकर वापस लौटा तो कबीर बोला, रामू काका, मैं एक बहुत जरूरी अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ, आपको पहले ही बता देता हूँ, आप घर के बाकी लोगों को बता दीजिएगा, मेक श्योर कि कोई भी बाकी ना रहे। रामू काका कान लगाकर सुनने लगे। कबीर ने आके कहा, मेरे कमरे में बिना मेरी मर्जी के आने की परमिशन केवल काव्या को ही थी। डॉक्टर गुप्ता को भी कमरे में आने से पहले मुझे पूछना पड़ता था, लेकिन काव्या बिना पूछे अंदर चली आती थी। लेकिन आज के बाद से ये बंद। आज के बाद काव्या बिना मेरी मर्जी के मेरे कमरे में नहीं जाएगी। उसको घर में भी केवल तब आने दिया जाए जब उसे कोई जरूरी काम हो। रामू काका के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। वो जानता था कि कबीर का ये फैसला उस पर भी काव्या के गुस्से की बिजली गिरवाने वाला था। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है सर, बिल्कुल ऐसा ही होगा। श्रेया रात भर सोती रही और सुबह भी कबीर के जागने तक उसकी नींद नहीं खुली थी। कबीर लगभग 8 बजे नहा धोकर अपने कमरे में टीवी खोलकर बैठ गया और फोन में कुछ मैसेजेस चेक करने लगा। टीवी पर बिजनेस न्यूज चल रही थी। अचानक एक खबर चलने लगी जिसने कबीर का ध्यान खींचा। चैनल पर बताया जा रहा था कि सौभाग्य लिमिटेड कंपनी के शेयर्स काफी तेजी के साथ ऊपर जा रहे हैं। पिछले 15 दिनों में कंपनी के शेयर्स में भारी उछाल आया है और कंपनी ने अच्छा मुनाफा कमाया है। ये सुनते ही कबीर भौचक्का हो गया। उसने फोन नीचे रख दिया और बहुत ध्यान से न्यूज देखने लगा। थोड़ी देर तक न्यूज को फॉलो करने के बाद उसने फोन उठाकर रजत को लगाया। रजत ने दूसरी तरफ से जैसे ही फोन आंसर किया, कबीर बोला, रजत, मैंने तुमसे कहा था ना कि इस रणधीर सिंह के ऊपर नजर रखना। ये इसकी कंपनी के शेयर्स लगातार चढ़ते जा रहे हैं। तुमने तो कहा था कि तुम्हारी नजर बनी हुई है, तो फिर ये सब क्या है? आखिर इसकी कंपनी को इन्वेस्टर्स मिल कहाँ से रहे हैं? ये रणधीर सिंह आखिर कौन सा गुल खिला रहा है जो उसकी कंपनी एकदम से मार्केट की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है? इस पर रजत ने कहा, सर, ये अचानक से नहीं हुआ है। पिछले 1 हफ्ते से ही कंपनी के अंदर हलचल मची हुई थी। मैंने आपसे कहा था ना कि रणधीर कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। इसने अपने पॉलिटिकल कनेक्शंस का यूज करके इन्वेस्टर्स को झांसा दिया है। इसके बदले में रणधीर ने उन्हें प्रॉमिस किया है कि उसकी पॉलिटिकल पार्टी के पावर में आते ही ये इन्वेस्टर्स को रातों रात माला माल कर देगा। कबीर ने तुरंत उसकी बात काट कर कहा, लेकिन तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया?
अगर मुझे यही बात पहले पता चल जाती तो अभी तक मैं ना जाने कितने फोन घुमा चुका होता। और इस रणधीर की तो ऐसी की तैसी कर देता। इसके पास अगर कनेक्शंस हैं, तो मेरे पास तो वो पावर है कि मैं एक इशारा कर दूं तो सारे इन्वेस्टर्स रातों रात गायब हो जाएंगे। कबीर की इस बात पर रजत धीमी हंसी हंस पड़ा और बोला, सर प्लीज अपना फोन चेक करिए। मैं कल शाम से ही आपको कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपने फोन नहीं उठाया। इधर कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत खोए खोए से हैं, काम में भी आपका मन नहीं लगता। मैंने सोचा पहले कि आपको अलर्ट करूं, लेकिन मुझे ठीक नहीं लगा। मैं जानता हूं कि अभी आप किस चीज से जूझ रहे हैं, एंड डोंट वरी, मैंने भी अपने आदमी लगा दिए हैं। बहुत जल्दी इन्वेस्टर्स की लिस्ट हमारे हाथ में आ जाएगी। रजत जितनी देर तक बोल रहा था उतनी देर में कबीर ने अपना फोन चेक कर लिया था। वाकई रजत के 14 मिस्ड कॉल पड़े थे। रजत की बात खत्म होने के बाद कबीर ने कहा, ठीक है, तुम नाम की लिस्ट निकालो, आगे का मैं देख लूंगा। और हाँ, इन फ्यूचर अगर कोई ऐसी जरूरी न्यूज हो तो कॉल करके टाइम मत वेस्ट करना। तुम घर आकर भी मुझे ये बात बता सकते हो। ऐसा बोलकर कबीर ने कॉल रख दिया और सोफे से उठकर खड़ा हो गया। इतनी देर में उसका फोन दोबारा बजने लगा। कबीर ने देखा कि काव्या का कॉल है। उसने फोन उठाया, मगर कॉल को रिजेक्ट करके फोन को साइलेंट पर डाल दिया। इसके बाद वो दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। श्रेया की जब आँख खुली तो सूरज सिर पर चढ़ आया था। हल्की सुनहरी धूप खिड़की से चलकर अंदर आ रही थी और श्रेया के बालों को सहला रही थी। श्रेया ने धीरे से आंखें खोली कि तभी हवा का एक झोंका खिड़की से अंदर घुसा और श्रेया सिहर उठी। वो झटके में उठकर बैठ गई और तब उसने देखा कि उसके शरीर पर कपड़े का एक कतरा तक नहीं है। अरे! श्रेया ने तुरंत एक चादर अपने बदन पर खींचते हुए कहा, ये क्या हुआ? मैं इस हालत में कैसे पहुंची? मेरे कपड़े कहाँ हैं और मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? श्रेया का दिमाग अभी काम नहीं कर रहा था। करता भी कैसे? कल रात को उसने जो रायता फैलाया था उसका एक भी निशान अभी नजर नहीं आ रहा था। साफ सुथरी सफेद चादर बिछी हुई थी जिसके ऊपर श्रेया भौचक्की बैठी हुई थी। अचानक दरवाजा खोलने की आवाज आई तो श्रेया ने चादर को गले तक खींच लिया। अगले ही पल कबीर ने अंदर कदम रखा। श्रेया के होश उड़ गए।